अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। वो हड़बड़ाकर नींद से जाग उठे। उसका सारा वजूद पसीने में शराबूर था। उसने पानी का ग्लास लबों से लगाया और एक ही सांस में पी गई। गहरी सांस भरने के बाद हवास काबू में आए तो वो मोबाइल उठाए बाहर निकल आए। काफी देर सोच विचार के बाद उसने मैसेज लिखा और भेज दिया। अब उसे जवाब का इंतजार था। रूहिया 4 भाइयों की लाडली और इकलौती बहन, माँ बाप की नाजुक मिजाज और नाजो नियम में पली इकलौती बेटी। अकीका उसकी इकलौती दोस्त थे। दोनों स्कूल के जमाने की सहेलियां थीं। अब कॉलेज में भी साथ थे। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। यूं दोनों घराने एक दूसरे से खूब वाकिफ हो गए थे। आज भी रूहिया कंबाइंड स्टडी के बहाने से अकीका के घर आई हुई थी। अकीका स्लश लेने किचन में आई तो वहां राफे को खड़े पाया। तुम यहां क्या कर रहे हो? मेरी सहेली की लाई हुई चीजों पर नजर ना रखो। उसे फ्रिज का दरवाजा खोलकर चीजों का जायजा लेते देखकर बोली, मेरी तो सिर्फ चीजों पर ही नहीं बल्कि तुम्हारी सहेली पर भी नजर है। मुंह धोकर रखो। खबरदार ऐसी वैसी बात सोची भी तो। मेरी सहेली यूं ही से नहीं है, और अगर मैं संजीदा हूं तब भी। फिलहाल तो संजीदा के बजाय गैर हाजिर दिमाग लग रहे हो। यहां से रफू चक्कर हो जाओ। वो शरारती से अंदाज में कहती किचन से बाहर निकल गए, जबकि वो पुरसोच नजरों से उसे दूर जाता देखता रहा। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे उसके जहन में राफे की बात आई तो वो चौंक उठे। राफे उसका खालाजाद और रिजाई भाई था। राफे उसे भाई जितना अजीज था तो रूहिया ने उसकी बहन की कमी पूरी कर दी थी। क्या ही अच्छा हो अगर रूहिया और राफे एक हो जाएं। एक ख्याल से उसकी आंखें चमक उठी। राफे के इसरार पर वो रूहिया के सामने जिक्र छेड़ बैठे। रूहिया की स्पार्ट तासुरात ने अकीका को नादम कर दिया, मगर अकीका की साबित कदम कोशिशों से रूहिया राफे से बात करने पर आमादा हो गई थी। और पहली ही मुलाकात में सरमस्ती पुरकशिश आंखों वाले राफे ने रूहिया को अपना असीर कर लिया था। उसने राफे की हौसला अफजाई नहीं की थी, मगर वो उसे झिड़क कर लात ताल्लुकी भी नहीं अपना सके थे। जब राफे के चक्कर बढ़ने लगे तो रूहिया ने साफ अल्फाज में अकीका के जरिए कहला भेजा कि अपनी अम्मी को घर भेजा। राफे खुद भी यही चाह रहा था, चुनाचे इरादे पे अमल कर डाला, मगर अम्मी का रद्द अमल देखकर तो वो हैरान रह गया। वो ऐसी चराग पा हुई और वावेला मचाया कि खुदा की पनाह। उसने भला अपनी मां का ये रूप कब देखा था। वो बगैर बताए लाहौर चला आया और सीधा अकीका के पास आकर दम लिया। वो परेशान हाल अकीका को हमारी सूरत हाल से आगाह कर रहा था कि रूहिया आ पहुंचे। राफे की आवाज ने उसमें सरशारी की लहर दौड़ा दी थी। अपना नाम सुनकर बिला इरादा ही वो रुक गए और दरवाजे से लगे उनकी बातें सुनने लगे। मुझे लगता है गलती मुझसे ही हुई है। मैंने खुद जाकर मम्मा को बोल दिया कि मैं रूहिया को पसंद करता हूं और वो भी मुझे पसंद करती है। मुझे क्या इल्म था कि अंदर से मम्मा ऐसी सोच रखने वाली निकलेंगी। क्यों? क्या हुआ? यह अकीका की आवाज थी। अम्मी बहुत गुस्सा हुई और पता नहीं क्या क्या कहने लगी कि वो किरदार की इतनी हल्की लड़की से मेरी शादी कभी नहीं करवाएंगी, जो पढ़ाई के बहाने आकर दोस्त के भाई से इश्क की पींगे बढ़ाए। क्या मतलब इस बकवास का? राफे, तुम अच्छी तरह जानते हो कि
मैंने कितनी मुश्किलों से रोहिया को राजी किया था तुमसे बात करने के लिए। अकीका तो फटी पड़ी और बाहर खड़ी रोहिया पर तो गोया आसमान उलट पड़ा। उसे आगे कुछ ना सुना गया। उसे खुद भी खबर ना थी कि वो अपने बेजान वजूद को घसीटते घर कैसे पहुंचे। रोहिया, यार क्या हुआ? कहीं आंटी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अकीका उसकी तबीयत खराबी का सुनकर दौड़ी चली आई। अकीका, मैं किरदार की इतनी हल्की कैसे हो गई कि दोस्त के भाई से इश्क की पींगे बढ़ाने लगे। रोहिया का जवाब सुनकर अकीका को यकदम निदामत ने आ घेरा और वो नजरें चुरा गए। उस दिन के बाद रोहिया को एक चुप सी लग गई। अकीका की तसल्ली, दिलासा, सफाई और वजाहत कुछ भी उसकी संजीदगी तोड़ने में नाकाम रहे। राफे की मंगनी की खबर ने तो गोया ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। जो आस और आखिरी उम्मीद थी वो भी ना रहे। अकीका को राफे पर रह रह के ताव आ रहा था और उसने फोन पर उसे सुनाकर खूब भड़ास निकाल ली और फिर उसे ब्लॉक कर दिया था। और इस सब के बाद राफे की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसका सामना कर सके, सो लाहौर का रुख तक ना किया। अलबत्ता रूहिया की दिमागी हालत अबतर हो गई थी। उसके माँ बाप और भाइयों की जान पर बनाई थे क्या हर वक्त चहकने वाली मैना ने ऐसा चुप का रोजा रखा था कि अल्फाज भी गिन गिन कर बोलती। उसकी माँ उसको देखकर बोलती थी कि उनकी खुश पोशाक लाडली को अपने पहने हुए 2 रोज के मैले कपड़ों से भी कोई उलझन नहीं होते। तरह तरह के खाने और चस्के की चोखें चंद लुक़मे जहर मार करके हाथ खींच लेते। वो पूछ पूछ कर थक गई मगर बेसूद रहा। अकीका से सवाल जवाब किए तो वो भी खामोश के अब बताने को कुछ रहा ही कब था। साइकियाट्रिस्ट से उसके सेशन होने लगे। उसके वालिद ने एक के बाद एक माहिर नफ्सियात को आजमा छोड़ा मगर बेटी का रोग और सोग ना खत्म कर पाए। अकीका को खुद किसी पल सुकून ना मिलता। हर रोज रूहिया के घर के चक्कर लगाते। हाँ, इतना होता कि अकीका के आने पर वो कुछ पुरसुकून नजर आती थी। उसे हारे दिल कह सुनाते। उसके सामने रो पड़ती कि एक वही तो महरम राज थे। अपनी बेटी के सुकून की खातिर उन्होंने अजीब फैसला किया और वो अकीका की अम्मी के यहाँ सवाली बनकर आ खड़े हुए। वो तजब्जुब में पड़ गई। इकलौती बेटी की जिंदगी का फैसला यूं करने का तो ना सोचा था कभी, मगर बेटी के हर रोज के चक्कर और घर पे होकर भी हर सुबह और रात बिस्तर पर पहुंचने तक रोहिया की फिक्र, हर फोन की घंटी पर कान लगाए रखना उनसे पोशीदा तो नहीं था, सो उन्हें हाँ कहनी पड़ी। यूं अकीका उनके बड़े बेटे से निकाह करके रूहिया की भाभी बनकर उसके घर में आ गई। उसकी आमद से रूहिया की चुप टूटी थी। अफीफा ने आते ही रूहिया को अपनी जिम्मेदारी में ले लिया। उसकी अद्वियात, साइकियाट्रिस्ट के सेशन, उसको मसरूफ रखने के लिए नए हरबे, हर दम पुरजोश बातें, पार्क और तमाम करीबी जगहों के दौरे जो वो कर सकती थी कर डाला। उसका निकाह सादगी से हुआ था और नई दुल्हन, दावत, मलबूसात जैसा कुछ भी ना था कि वो लाई ही रूहिया के लिए, बल्कि वो खुद उस घर में रुखसत होकर आई थी अपनी गलती का कफारा अदा करने। इन तमाम तर कोशिशों का खातिर ख्वाह असर रूहिया पर नजर आने लगा था। आहिस्ता आहिस्ता वो संभल रही थी। अगरचे डिप्रेशन के दौरे उस पर अभी भी पड़ते तो सबके हाथ पांव फूल जाते। सबका सलूक अकीका के साथ अच्छा था। इसके अलावा उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अकीका, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि तुम्हें क्या हो गया है। खुद को देखो, कहीं से भी दुल्हन नहीं लगती।
लोगों के तो साल साल तक चाहो भी पूरे नहीं होते। बस कह रही हूँ, तुम और मुअज्जम ज़रूर शिरकत करोगे राफ़े की शादी में। तुम्हारी खाला का तो इसरार था कि अपने भाई की शादी पर हफ्ता पहले तो आओ, और तुम हो कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अकीका फट पड़ी। मगर क्यों? कोई वजह भी तो हो इनकार की। तुम ही उसे समझाओ, बल्कि तुम भी चलो, तुम तीनों में कितनी दोस्ती थी। माहौल तब्दील हो जाएगा तो तुम भी अच्छा महसूस करोगी। आखिरी जुमले उन्होंने कमरे में दाखिल होते रूहिया से कहे थे। अकीका ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। आप बेफिक्र हो जाएं आंटी, मैं इसे समझाऊंगी और हम शादी में जरूर शिरकत करेंगे। वो खुशी से खिल उठी थी। अम्मी के जाते ही अकीका के सर पर राह पहुंचे। पागल हो गई हो क्या? होश में तो हो ना? क्या कहा है तुमने अम्मी से? हाँ, होश में हूं और ऐसा ही होगा। रूहिया की शादी में जाने के ऐलान को सब घर वालों ने खुशामद फैसला करार दिया, मगर अकीका का दिल हौल रहा था। उसने मुआज़म के सामने बेचैनी का इजहार किया तो जवाबन वो भी उसे समझाने लगा। अच्छा है, रूहिया का माहौल तब्दील होगा तो जहन पर अच्छा असर पड़ेगा। आखिर में उसने रूहिया के सामने हाथ तक जोड़ दिए कि वो अपनी जान पर यह जुल्म न करे, मगर उसके समझाने पर उसने सिर्फ इतना ही कहा, मैं अपने ज़ब्त को आजमाना चाहती हूँ। अकीका बददिली से और रूहिया ज़ाहिरी जोश से राफ़े की शादी में आए थे। रूहिया ममा का फ़ोन सुनने की खातिर बाहर की तरफ चली आई कि अपने नाम के तस्करे ने उसके कदम रोक लिए। ये राफ़े की बहन थी जो शायद अपनी दोस्त से कह रही थी, ये है रूहिया जिस पर भाई मर मिटे थे। इतनी भी खूबसूरत नहीं है। अम्मा ने इसे दुगनी खूबसूरत भाभी ढूंढ निकाली है, मगर भाई का शौक खत्म होने में नहीं आ रहा। क्या है इसमें? शायद अम्मा ठीक ही कहती हैं। अपने नाजो अदा से इसने भाई को दीवाना बना लिया होगा। वो दोनों हंसती हुई चली गई। उसको ढूंढते ढूंढते अकीका उसके पास पहुंची तो उसकी जर्द रंगत पर नजर पड़ते ही मुआज़िम को कॉल मिलाई। अम्मी को रूहिया की तबीयत खराबी बताई, बाहर खींच लाए, उसे कार में बिठाया। क्या हुआ तुम्हें रूहिया डियर? रूहिया क्या जवाब देती? उसका वजूद तो जलजले की जद में था। हर सिमत से जुमलों की बाज गश्त सुनाई दे रही थी। इतने ज्यादा लोगों में उसका दम घुट रहा था। किसी पुरसुकून जगह ले चले। यूं ही घूम घाम कर वो रात गए लौट आए थे। एक जामिद चुप रूहिया पर अगले 24 घंटे तारे रहे। अकीका किचन में थी कि उसके मोबाइल पर मैसेज मौसूल हुआ। राफ़े की दुल्हन के हमरा तस्वीर देखकर रूहिया की तबीयत बिगड़ गई। फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, सो हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी से मुंह मोड़ गए। कैसर विला पर तो गोया उफ्ताद आन पड़ी। बेगम कैसर पर गिशी के दौरे पड़ रहे थे तो कैसर साहिब के कंधे एक रात में ढलक गए थे। अकीका को सबको दिलासा देते देते रोते हुए देवर को चुप कराते खुद को रोना तक नसीब ना हो सका। मैयत की तजहीज़ो तदफीन, ताज़ियत करने वालों की आमद, उसके शबो रोज़ यूं ही गुजर रहे थे कि उसे ना दिन का होश था और ना रात का। उसकी अम्मी बेटी को देखकर तासुफ में मुब्तला हो रही थी। कहाँ उनकी नाजों पली अपना खाना खुद तक नहीं लेती थी और कहाँ ये बैक वक्त 7 अफराद की जिम्मेदारी निभा रही थी। वो बगैर झुंझलाहट और उलझन के हर काम सीखती चली गई। वो इस सब का कसूरवार खुद को समझती थी, सो पहले दिन से कफारा समझकर सब कुछ कबूलती चली आई। इस तगोदौ में साल तमाम हो गया। अब घर में कुल वक्ती मुलाजमा का बंदोबस्त कर दिया गया। मुबशिर और मुदस्सिर हॉस्टल शिफ्ट हो गए थे और अम्मी जान उठते बैठते
उसकी तारीफ़ें करती न थकती। वो उसकी ममनून थे। बाबा जान एक मुजस्मा शफ़क़त कहते कि अल्लाह ने एक बेटी ली तो दूसरी अता कर दी, और मुअज़्ज़म उसका सबसे बड़ा शुक्रगुज़ार। उसकी कोशिश थी कि वो उसको इतनी राहत और खुशियाँ दे कि गुज़िश्ता तमाम तकलीफ़ों का अज़ाला करते। उसकी माँ मुतमईन थी कि सब कुछ ठीक हो गया था। उसके पास फुर्सत ही फुर्सत थी। माजी की दबी सोचें उसे घिरती पछतावों की लपेट में आ जाती। काश वो रूहिया को ना उकसाते, ना ये सब कुछ होता, ना यहाँ तक बात पहुँचती। उसको रूहिया की बातें याद थी। वो इर्द गिर्द चलती फिरती महसूस होती, दिल पर उदासी छाते। वो फूट फूट कर रो देते। साल भर के दबे आंसुओं को बाहर निकलने का मौका अभी तक मुयस्सर आया नहीं था। उसे किसी पल चैन नहीं आता था। अजब सी सिचुएशन थी। अब तो ख्वाब में भी रूहिया ही दिखाई देने लगी थी। आज भी यही हुआ था। उसने मोबाइल उठाया और एक साइकेट्रिस्ट जिससे रूहिया का इलाज चल रहा था, उसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसको ये सारी सूरत हाल लिखकर भेजी। मोबाइल की स्क्रीन चमकी। उसकी मेल का जवाब आ गया था। डियर हकीका, आपने लिखा है कि जो हुआ उसकी कसूरवार आप थी, मगर आप कफ़ारे के तौर पर उसकी भाभी बनी और सारी मुश्किलात सही। अब जो आप खुद को रूहिया की मौत का जिम्मेदार समझती हैं, तो इस वहम से खुद को आज़ाद कराएं। और आपने लिखा कि आप चाहती हैं कि सब कुछ सच बताकर माफ़ी मांग लो। तो डियर, अगर अल्लाह ताला ने आपका पर्दा रखा है तो ये नेमत है। और ये भी तो सोचिए ना कि आपकी मरहूम दोस्त का पर्दा खुल जाएगा। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आपकी उलझन का बेहतरीन हल ये है कि तमाम सोचों को झटक कर मसरूफियत इख्तियार करें। जितना हो सके खुद को मसरूफ़ रखें, और अपनी दोस्त की मदद करना चाहती हैं तो उसका एक ही तरीका है, इसाले सवाब। जितना हो सके उसके लिए इसाले सवाब का एहतमाम करें। हकीका को उसकी उलझन का सिरा मिल गया था। उसने अपनी नमाजों में खुशू खुजू बढ़ा दिया और नवाफिल और कुरान पाक पढ़कर इसाले सवाब करने लगी थी। अम्मी और भाइयों को भी यही तलकीन करती नजर आते। उसके दिल को करार आ गया था। वो पुरसुकून रहने लगे थे। मजीद रूह उसके अंदर मुआज़म के इल्तफात ने फूकी थी। मुआज़म उसके नाम की माला जपता था। वो खुश थी, मगर कभी कभी ये ख्वाहिश उसे सताती थी, ऐ काश कि ऐसा ना होता। दोस्तों, ये थी एक मासूम सी लड़की रूहिया की कहानी। कहानी से मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर जुहेब का, जो कि सादिकाबाद पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, मिस सूफिया खान का, जो कि हैदराबाद पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, मिस्टर अली हसन का, जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं, और मिस्टर जुहेब खान का, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही आपकी हमारे लिए मोटिवेशन होती है। कहानियों को अपने प्यारों तक लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि कोई पता नहीं कौन सी कहानी सुनकर किसको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल जाए। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर रहे।